प्यारे बच्चों, कल कुछ छात्राओं ने पाठ्यक्रम के बारे में पूछा था कि क्या पाठ्यक्रम है। आप सभी जब सेकंड सेमेस्टर की बुक लोगे तो आपको सेमेस्टर पूरे सिलेबस का पता लग जाएगा। आपके सिलेबस में एक ध्रुव स्वामिनी नाटक है, कुछ पार्ट इतिहास का है और कुछ पार्ट भाषा से रिलेटेड है। हमने शुरुआत नाटक से की है और नाटक में हमने नाटक ध्रुव स्वामिनी का सार किया था। तो इस प्रकार सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर हम उस तरह क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपके ज़्यादा समझ में ना आए। मैं इसको अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। जैसे नाटक के तत्व होते हैं बेटा, नाटक के तत्व होते हैं कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य। अगर हम इस क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, जैसे कथानक था, हमने इसका कथासार किया। कथासार और कथानक में क्या अंतर होता है कि कथासार तो सारा लिखना होता है आपको, और कथानक में क्या लिखना होता है, उसकी घटना, उस नाटक की घटना संक्षिप्त रूप लिखना होता है। जब हमारे को कथानक तैयार हो गया, कथासार जब हमारे को आता है तो हम कथानक बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यही बात आती है चरित्र चित्रण की। जब हम इस नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे तो आपको इस चीज़ की भी समस्या नहीं आएगी। जब आप नाटक के तत्वों में पात्र चरित्र चित्रण का वर्णन करोगे तो आप आसानी से कर सकोगे। हम इसका अलग से उद्देश्य करेंगे, नाटक के तत्वों में भी उद्देश्य आएगा, उसको फिर वहाँ भी ऐड किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप क्लास लगाएं, आप वीडियो देखें, जो भी समस्या हो आप शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है, आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगाएं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, आई प्रॉमिस, और बहुत अच्छे से होगा। आज हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण। इस नाटक का जो मेन पात्र है वो ध्रुव स्वामिनी है। पूरे नाटक की कहानी ध्रुव स्वामिनी के चारों तरफ घूम रही है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है, परंतु उसका विवाह छलपूर्वक रामगुप्त के साथ हो गया। वह अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट थी, मने मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। कुछ इस तरह कि उसकी क्या चारित्रिक विशेषताएं थी उसको आज हम करेंगे। पहली विशेषता है उसकी विवशता व दुख की शिकार। नाटक के आरंभ में ही ध्रुव स्वामिनी एक निरीह और विवश नारी के रूप में दिखाई गई है। अपने वैवाहिक जीवन की विडंबना से दुखी है। उसे पति मिला जो मद्यप है, विलासी है, मदिरापान करने वाला है, कायर है, अयोग्य है। उसका अनमेल राक्षसी विवाह जिसकी उसकी अंतरात्मा को कुचोट रहा है, पर वह विवश है। विवश क्यों है? क्योंकि उसकी शादी रामगुप्त के साथ हो गई है। वह महारानी होते हुए भी सभी अधिकारों से वंचित है, एक बंदी की तरह रहती है। अपनी विवशता को प्रकट करती हुई वह अपनी दासी से कहती है, चलूंगी क्यों नहीं, मेरा नीड़ कहाँ, यह तो स्वर्ण पिंजर है। स्वर्ण पिंजर का मतलब है सोने का पिंजरा है। वह अपने घर को सोने का पिंजरा समझती है और अपने पति से, अपनी शादी से, अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट है और उसी असंतुष्ट लाइफ को जीने के लिए विवश है। इसकी दूसरी विशेषता है पति द्वारा अपमानित। ध्रुव स्वामिनी का जो पति था रामगुप्त, वो ध्रुव स्वामिनी पर शक करता था कि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और वह हमेशा उसकी उपेक्षा करता था, उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि सकराज के जो घृणित प्रस्ताव सकराज ने बेचा था उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है, जो उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को अपने विलास सहचरी बनाने के लिए भी भेज देता है। यही नहीं, वह उसके चरित्र पर भी लगातार लांछन लगाता रहता है। पति प्राण अबला, तीसरा पॉइंट बनता है इसका कि वो पति प्राण भी है। अबला है, अबला का मतलब कमजोर है।
वह सभी उपेक्षाओं अपमानों का शिकार होने के बाद भी एक भारतीय नारी की तरह पति प्राण है। विषम जीवन से समझौता कर लेती है, अपने पति के पांव में पड़कर नारियों की रक्षा के लिए भीख मांगती है। वह पूर्ण आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत हो रामगुप्त से कहती है कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। अंत में जब सकराज का प्रस्ताव आता है और रामगुप्त उस प्रस्ताव को मान लेता है तो दुर्वामिनी अपने पति से बहुत विनय करती है, अनुनय करती है, लेकिन रामगुप्त उसकी बात को नहीं मानता। आत्मसम्मान की रक्षा भी दिखाई गई है कि जब रामगुप्त उसकी बात को स्वीकार नहीं करता तो वह खड्ग निकालकर सकराज के पास जाने के बजाय आत्म हत्या करने को तैयार हो जाती है। वो तर्कशील भी है। नाटक में अनेक स्थानों पर उसके तर्कशील होने का प्रमाण मिलता है। जैसे जब रामगुप्त यह सुनकर कि पहले दुर्वामिनी का संबंध सकराज से ही स्थिर हुआ था, सकराज के प्रस्ताव को मानने की कोशिश करता है, तब वह तर्क करते हुए कहती है, महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही आगे बढ़ा है। इसी प्रकार उसकी तर्कशीलता कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रकट होती है। किंतु क्या मूर्त होने से मनुष्य भूल नहीं सकता, दुर्त होने से मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, शासन का भरम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। ये सारी बातें उसके तर्कशील होने का प्रमाण है। विद्रोहिणी भी है। चंद्रगुप्त का सहारा पाकर दुर्वामिनी का विक्षोभ मुखर हो गया। जब चंद्रगुप्त ने उसको सहारा दिया तो उसने विद्रोह भी कर दिया। वह न केवल आत्महत्या का विचार बदल दिया, अपितु वीरतापूर्वक चंद्रगुप्त के साथ सकराज के पास भी जाती है और सकराज को मारने में चंद्रगुप्त की सहायता भी करती है। वह जीवन संघर्ष से घबराती नहीं है। वह पुरोहितों को फटकार करती है कि रोष, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आत्मीयता की अपैशाचिक परीक्षा मुझे बलपूर्वक दी गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। चंद्रगुप्त की प्रेरक किस प्रकार है? दुर्वामिनी न केवल स्वयं विद्रोह करती है, अपितु चंद्रगुप्त जब भाग्य की विडंबना से मौन रहता है तो उसे भी विरोध के लिए प्रेरित करती है और कहती है, कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो? सहृदय करुणामयी भी है। जब सकराज की हत्या हो जाती है तो कोमा और मिहिरदेव उसके पास आते हैं सकराज का शव लेने के लिए और वह उन्हें उनके शव को ले जाने के लिए दे देती है। चतुर है। वह अपनी चतुराई से सामंत कुमारों को ठीक समय पर उचित शब्दों के प्रयोग से अपने पक्ष में कर लेती है। पुरोहित की सहानुभूति के भी अपने प्रति बना लेती है। चंद्रगुप्त को प्रेरित कर विद्रोह कराती है। शक दुर्ग में स्थिति को आसानी से संभाल लेती है। दुर्ग की स्वामिनी बनकर नेतृत्व करती है। सच्ची प्रेयसी भी है। किसे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से करती थी। वह अनेक स्थानों पर अपने अनुराग का प्रदर्शन भी करती है। जब चंद्रगुप्त अकेला ही शिविर में जाने की बात कहता है तो वह उसे अपनी भुजाओं से पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे शूद्र निर्बल नार जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यह कथन उसकी सच्चे प्रणय भावना को ही प्रकट करता है। उसका पति कलीव कायर है। ऐसी अस्वाभाविक स्थिति में वह पति से मोक्ष चाहती है। मन में अंतर्द्वंद चलता है कि क्या वह पाप है, क्या अपने पति से घृणा करना और चंद्रगुप्त से प्रेम रखना उसके मन का कलुष है, पर वह हर परिस्थिति में पाप नहीं समझती। वह धर्मशास्त्र की व्यवस्था द्वारा रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त कर दम लेती है। इस प्रकार दुर्वामिनी के उपयुक्त गुणों और विशेषताओं के प्रकाश में रखकर कहा जा सकता है कि दुर्वामिनी इस नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है, जो नाटक के प्रमुख पात्रों को प्रेरित करके कथा के फल की प्राप्ति करती है। वस्तुतः वह ही नाटक की नायक सिद्ध होती है।